हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। आज हम जो बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दूसरा कंडीशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए, इसको देखा जाए। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मान लिया जाए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, मान लिया जाए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। क्या माना हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। आगे क्या मानेंगे कि मान लिया जाए इस वैद्युत द्विध्रुव का लंबाई 2l है और मध्य बिंदु इसका O होगी, तो आधी लंबाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ये आधी लंबाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित। तो मान लेंगे क्या कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से O के लंबवत जाने वाली यानी O के लंबवत स्मॉल r की दूरी पर क्या हो जाएगा। हमने मान लिया कि माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से O के लंबवत निरक्षीय रेखा पर, यही निरक्षीय अक्ष वाला रहेगा तो ये निरक्ष हो जाएगा, स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या है, मध्य बिंदु से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट, इस वाले लाइन को इससे मिलाया जाए, मिला दीजिए। इस वाले लाइन को भी इससे ऐसे मिला दीजिए, इस बिंदु को, इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। ठीक, तो कुछ दिख रहा होगा आपको। देखिए, ये लंबवत लाइन है तो इधर एक समकोण त्रिभुज बना और इस साइड में भी एक समकोण त्रिभुज बना है ना। तो यहाँ से जो एंगल मान लेंगे वो हम थीटा मान लेंगे, अभी नहीं मानते हैं, बाद में मानेंगे। यहाँ देखिए, अब मान लिया जाए कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण, मान लेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 है, यानी प्लस क्यू वाले के कारण E1 हो गया और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको E2 मान लिया जाए। तो देखिए, E1 का दिशा क्या, धन आवेश है ना, तो E1 का जो दिशा होगा धन आवेश से दूर की तरफ होगा। इधर हमने बना दिया E1। ठीक, ऋण आवेश है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, तो ऋण आवेश के कारण जो E2 उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। तो हम ऋण आवेश की ओर ऐसे दिखा देते हैं, ये ऋण आवेश की ओर E2 का डायरेक्शन हमें दिखा दिया, ये E2। अब देखिए, ये दोनों E1 व E2 एक दूसरे के लंबवत होंगे, है ना, तो इनका जो परिणामी होगा इनके बीच से ही कहीं से होकर के जाएगा। तो मान लेंगे कि इनका परिणामी E जो है E1 से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा एंगल बनेगा। देखो, ये और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है और ये लाइन ऐसे कट करती हुआ आएगा, तो यहाँ जो ऐसे आप पढ़े होंगे ना क्लास 10th में, ऐसे कोई लाइन काटती है दो समांतर रेखा, तो यहाँ जो एंगल थीटा बनेगा वहाँ यहाँ पर भी वही बनेगा। तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे थीटा थीटा लिया। ठीक, अब ये फिगर हमारा बन गया। इसके बाद देखिए, अब E1 व E2 का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो एक फिगर और मैं ड्रा करूंगा जिससे आपको क्लियर करूंगा। अब इस
हेडिंग को मैं मिटा दे रहा हूँ, हेडिंग को इरेज कर दे रहा हूँ। इसके आगे मुझे बताना है, हेडिंग को इरेज करते हैं। बाकी यहाँ ये फिगर भी थोड़ा सा ये इधर की चीजें, ये इतना चीजें तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले के लिए एक फिगर मैं और ड्रा करता हूँ। देखिए ये ऐसे हो गया ना, ये आपका E1 था और ये आपका E2 है ना। और बीच से आपने क्या लिया, यहाँ से E लिया, यह एंगल थीटा बनाया। अब देखिए यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन हम ड्रा करते हैं, वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रा कर दिया गया। ठीक, अब क्या करेंगे, E1 को कंपोनेंट में डिवाइड करो। E1 को क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में विभाजित करेंगे। तो आप पढ़े होंगे थीटा से लगा हुआ जो साइड होता है वो कास वाली वैल्यू देगा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो साइन वाला वैल्यू। देखिए इस E1 को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या होगा, E1 sin थीटा मिल गया। इसी तरह E2 को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा मिलेगा, E2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, E2 cos थीटा मिल जाएगा। ये मिल गया। अब देखिए यहाँ से एक टर्म आएगा आपको। देखिए सबसे पहला चीज तो हम देखिए इन भुजाओं का, इसका लंबाई कितना होगा, इसका भी लंबाई कितना होगा। देखो ये नीचे वाला लंबाई L, ये वाला R, और तो ये क्या होगा, देखो ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन गया, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे, इस भुजा का जो लंबाई होगा मान लो AP, तो AP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग यानी R का वर्ग बटे धन आधार का वर्ग यानी L स्क्वायर। और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये चीज करड़ी में आ जाएगा ना। तो जितना ये AP का वैल्यू इतना आ गया ना, जैसे इसका वैल्यू इतना आया, इस वाले साइड का भी वैल्यू क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो क्या होगा, BP का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, BP इज इक्वल टू भी क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये लेंथ हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इधर का भी लेंथ क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 लिए है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, किसी बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़े होगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, नीचे क्या होता है, बीच वाला डिस्टेंस R स्क्वायर लिखते हो ना। अब यहाँ देखो इस वाले आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस वाले से भी इसका डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे की दूरी। ठीक, तो दूरी R की जगह हम क्या लिखेंगे, करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से लिखते हैं वही चीज। तो E1 और E2 का मान पहले हम निकालते हैं। E1 और E2 का मान लिखिए। देखिए E1 और E2 का मान लिखते हैं। देखो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कैसे, देखो प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक का जो डिस्टेंस यही है ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जो फार्मूला बताएं E बराबर Q अपान R स्क्वायर यहाँ होता है ना, R की जगह जो है वही उसी का स्क्वायर हमने लिया है। देखो माइनस क्यू वाले से भी P का दूरी उतना ही है जितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा। इसका दिशा क्या होगा, देखो इधर दिशा है ना, तो लिखोगे B से P की ओर यानी बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा BP दिशा में, BP दिशा में, और दूसरे वाले का दिशा ही केवल बदलेंगे, यहाँ P से A की तरफ लिखेंगे, P2A दिशा में, PA दिशा में। E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। दिशा क्या लिखेंगे, P2A यानी PA दिशा में, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन देखो E1 साइन थीटा इधर है, E2 साइन थीटा इधर है,
परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है ना, परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं, खत्म। अब देखो E1 cos थीटा इधर मिला है और E2 cos थीटा भी इधर ही मिला है, दोनों की दिशा समान है ना, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की दिशा समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बिंदु P पर क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रदान करेंगे। तो यहाँ लाइन में आपको लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि क्या होगा, E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर क्या मिल जाएंगे, प्राप्त घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा क्या होंगे, परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा की दिशा समान होने के कारण आपस में जुटकर क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रदान करते हैं। हो गया ना ये चीज लिखना रहेगा, है ना। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, जब ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में जुड़कर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रदान करते हैं, तो अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये चीज समझ में आ गया ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, खत्म। अब ये दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो परिणामी E का मान क्या होगा, इन्हीं दोनों के योग के बराबर होगा। तो वही चीज लिख रहे हैं हम वही चीज लिखते हैं, लिखा जाए क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा जाए, क्या हो जाएगा, परिणामी लिखें E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मान रखिए सबका, E1 और E2 का मान रखो, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो बचेगा केवल यही ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये करड़ी में था, देखिए स्क्वायर होने की वजह से करड़ी हटा दिए, ऐसा लिख दिए I2 cos थीटा प्लस E2 का भी मान है, करड़ी हटा करके लिखेंगे, स्क्वायर है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा cos थीटा। देखो दोनों मान ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो 2 गुना इसको लिख सकते हैं। तो 2 गुना कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा है। तो 2 गुना यहाँ ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन 2 गुना यहाँ ना लिख करके 2Q बना देते हैं। हो गया, E का मान मिल गया, ठीक, ये हो गया, E का मान आ गया। अब स्टूडेंट इस फिगर को मैं मिटा रहा हूँ, जो कि फिगर के बारे में आप अंडरस्टूड कर लिया हो। बस हम यहाँ पे E का वैल्यू देखिए, E1 से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, E1 से थीटा कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, परिणामी लिखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फिगर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए
यहाँ पे भी cos थीटा था, इरेज कर दिया। अब देखो फिगर से अगर आप cos थीटा का वैल्यू निकालोगे तो फिगर देखिए एक बार बना दे रहे हैं, ऐसे ही फिगर था ना, ये फिगर ऐसे ही था, यहाँ से ये आपका यल था, ये भी यल था, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये आपका आर लिए थे, ये वाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये एंगल थीटा था। देखो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो चित्र से cos थीटा का वैल्यू निकालोगे, cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, यानी यल बटे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, वही चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, क्या चित्र से क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू यल बटे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको एक समीकरण मान लीजिए। अतः समीकरण एक से क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण एक से बताइए क्या मिलेगा। बस यह cos थीटा का वैल्यू, यही वाला वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखो, क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4π∭0 2q यल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यल बटे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया, सॉरी ये 2q है, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4π∭0 2q और यल, देखिए कुछ नहीं किया है, ये जो वैल्यूज हैं इसी में cos थीटा की जगह जो cos थीटा बराबर यल अपॉन निकाले हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उठा करके वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया। रख, अब देखो 2q यल एक साथ लिखो, 2q यल, ठीक, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया ना। वही चीज आगे पीछे लिख सकते, यहाँ अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो गया। अब आगे चलिए देखा जाए, इस टर्म के आगे मैं इधर मिटाता हूँ, कैलकुलेशन आप समझते चलिएगा।